नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। आज भी भरा जा सकेगा आयकर रिटर्न। आयकर भरने वालों की सुविधा के लिए आयकर रिटर्न भरने की तारीख एक दिन और बढ़ाई गई। 15 सितंबर तय की गई थी अंतिम तिथि। उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से भारी तबाही। राहत और बचाव का काम जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात कर भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति के लिए विस्तृत जानकारी, हर संभव सहायता का दिया आश्वासन। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की वार्षिक रिपोर्ट 2024 का करेंगे उद्घाटन। ऑनलाइन ड्रग वरिष्ठीकरण अभियान भी करेंगे शुरुआत। प्रधानमंत्री ने सशस्त्र बलों के बेहतर और तत्पर संचालन के लिए संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार पर दिया जोर। कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का किया उद्घाटन। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने पिछले 2 वर्षों में लागू किए गए सुधारों और अगले 2 वर्षों की योजना की भी समीक्षा की। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत फिर शुरू। ब्रेंडन लैंच दिल्ली पहुंचे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मुझे ये घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिका व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी रखे हैं। मैं आने वाले हफ्तों में अपने बहुत ही अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए उत्सुक हूं। भारत ने एक बार फिर से खेल की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। भारत के आनंद कुमार, वेल कुमार ने चीन के बेईदाइहे में चल रहे स्पीड स्केटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद कुमार, वेल कुमार को बधाई दी और कहा कि स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार, वेल कुमार पर हमें गर्व है। उनके धैर्य, गति और जोश ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। और भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने सोमवार को 11वें और अंतिम दौर में पूर्व विश्व चैंपियन चीन की झुंगई टैन के साथ कड़े मुकाबले में ड्रॉ खेलकर लगातार दूसरी बार फिडे ग्रैंड स्विस खिताब जीता और महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में जगह बना ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए कहा कि शानदार उपलब्धि, वैशाली रमेश बाबू को बधाई। उनका जुनून और समर्पण अनुकरणीय है। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। उत्तराखंड में देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में सोमवार देर रात बादल फटने से आसपास के एक क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है। बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ। इनमें 2 से 3 बड़े होटल क्षतिग्रस्त हो गए। एक मार्केट में बनी करीब 7 से 8 दुकानें ध्वस्त हो गईं। लगातार और तेज बारिश के कारण कारलीगाड़ नदी का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया है, जिसके कारण एक महत्वपूर्ण पुल ढह गया और नदी के किनारे बनी संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बाढ़ के पानी के तेज बहाव के कारण 2 होटल भी ढह गए। आपदा की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तेजी से कार्रवाई की है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोक निर्माण विभाग, पीडब्ल्यूडी और अन्य आपातकालीन सेवा दलों को जेसीबी मशीनों और आवश्यक उपकरणों के साथ रात से ही घटनास्थल पर वो मौजूद हैं। प्रशासन ने नदी के पास रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात करके उत्तराखंड में भारी बारिश से उत्पन्न स्थिति की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है और इस बात पर जोर दिया कि केंद्र सरकार संकट की इस घड़ी में उत्तराखंड के साथ है और पूरी तरह से खड़ी है। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से सक्रिय है। युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम जारी है। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है
उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है। आदरणीय गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। आयकर विभाग ने सोमवार को आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन बढ़ाकर 16 सितंबर यानी कि आज तक कर दिया है। ये पहले से तय 15 सितंबर की मूल समय सीमा समाप्त होने के करीब 15 मिनट पहले ये फैसला लिया गया। पिछले 3 दिनों में करदाता और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने आधिकारिक ई फाइलिंग पोर्टल की अनुपलब्धता, धीमी गति, वार्षिक सूचना विवरण डाउनलोड करने में असमर्थता, आईटीआर उपयोगिताओं की देरी से रिलीज आदि के बारे में अपनी शिकायतें सोशल मीडिया पर व्यक्त की, जिन्हें ध्यान में रखते हुए आयकर विभाग ने आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख को एक दिन के लिए बढ़ा दिया है। इस कदम से उन टैक्स पेयर्स को राहत मिली है जिन्हें ई फाइलिंग पोर्टल पर तकनीकी दिक्कतें आ रही थीं। विभाग ने सभी से समय पर आईटीआर फाइल करने की अपील की है। जो करदाता नियम तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करेंगे वे 31 दिसंबर तक विलंबित रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उन्हें 1000 से लेकर 5000 रुपए की लेट फीस देनी होगी। ऐसे में जरूरी है कि आप आज ही यानी कि अंतिम दिन में आईटीआर दाखिल करें। ट्रंप की टैरिफ नीति लेकर पनपे तनाव के बीच भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू होने जा रही है। ट्रंप प्रशासन ने मुख्य वार्ताकार ब्रेडन लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल सोमवार रात नई दिल्ली पहुंचा। रूस से तेल खरीदने को लेकर ट्रंप के भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के बीच ये पहली बार द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर वार्ता हो रही है। गौरतलब है कि व्यापार वार्ता को लेकर हाल के कुछ दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप के रुख में बड़ा बदलाव आया है। और आइए सीधा रुख करते हैं उत्तराखंड का, जहां पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी पहुंचे हुए हैं। वहां पर विश्व संस्कृत विद्यालय में आज वहां पर एक कार्यक्रम के तहत उनका संबोधन का कार्यक्रम है। हमें धर्म, संस्कृति, आध्यात्मिक की ऊर्जा मिलती है। आचार्य श्री राम जी की ये धरती माता जी का वात्सल्य और उनका ज्ञान हम सबको प्रेरणा देता है। ज्ञान, ध्यान और सनातन संस्कारों का ये जीवंत आध्यात्मिक का केंद्र हरिद्वार जो मां गंगा के किनारे है। मां गंगा हमारी पीढ़ियों को पोषित और समृद्ध विरासत के साथ हमारे विकास में, हमारे जीवन के अंदर उसका बड़ा महत्व है। और ये जिस धरती पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है, इसका भी अपना एक महत्व है, क्यों धरती ऋषि मुनियों की धरती है, आध्यात्मिक धर्म संस्कृति की धरती है। आचार्य श्री राम जिन्होंने वैदिक ज्ञान को देश और दुनिया में पहुंचाया, भारतीय संस्कृति में उसकी पहचान कराई, वो अपने आप में अद्भुत है।
और इसीलिए ये सम्मेलन जिस विश्वविद्यालय में हो रहा है, ये देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो अखिल भारतीय गायत्री परिवार, जो आज विश्व गायत्री परिवार के रूप में दुनिया के कई देशों के अंदर भारत की संस्कृति, भारत का आध्यात्मिक, भारत का ज्ञान दुनिया में पहुंचा रहे हैं। हमारे डॉक्टर चिन्मय पांडे जी, जो देश के कई क्षेत्रों के अंदर जाकर भारतीय संस्कृति की ज्ञान परंपराओं को, प्राचीनतम पद्धति को आधुनिक पद्धति के माध्यम से लोगों के जीवन में बदलाव कर रहे हैं। और इसीलिए परम पूज्य आचार्य श्री राम शर्मा जी माता जी ने जब एक केंद्र स्थापित किया था, तो ये केंद्र आत्म संस्कार का केंद्र, वैज्ञानिक चेतना का केंद्र, सेवा समर्पण का केंद्र और लोगों के जीवन के आध्यात्मिक जीवन का बदलने का केंद्र है। और इसीलिए इस सम्मेलन में आज मैं विशेष रूप से ये कह सकता हूं कि उत्तराखंड की इस धरती पर, जहां के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे मित्र, जो लंबे समय तक सामाजिक राजनीति जीवन में जिन्होंने संघर्ष किया, लोगों के जीवन को बदलने का काम किया, आज यहां पर आए। आज उनका जन्मदिन भी है, वो यशस्वी हों और इसी तरीके से इस देवभूमि की प्रतिष्ठा को देश और विश्व में पहुंचाने का काम करें। मुझे खुशी है कि आज जिस विषय पर यह चर्चा हो रही है वह अपने आप में अद्भुत है और ये विषय इतना महत्वपूर्ण है कि मैं धन्यवाद दूंगा कि आज हम सब जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, ये विषय शायद विश्व में पहली बार आयोजित हो रहा होगा, फेथ एंड फ्यूचर का विषय। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है, जहां पर सबसे दुनिया की नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई और एआई के साथ आध्यात्मिक मूल्यों के साथ एआई का समावेशन किस तरीके से हम दुनिया के अंदर अगर भारत की संस्कृति, ज्ञान, परंपरा को अगर दुनिया में पहुंचा सकते हैं तो उसमें एआई का महत्वपूर्ण उपयोग है। भारत धरती तपोक धरती है। ये धरती साधु संतों की तप तपस्या ज्ञान की धरती है। इस धरती पर वेद विज्ञान से लेकर भगवत गीता से लेकर रामायण तक जो जीवन को परिवर्तन करने का काम करती है, व्यक्तियों को चुनौतियों से लड़ने का साहस पैदा करती है, एक आदर्श जीवन जीने की प्रेरणा देती है, एक कर्म के साथ व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में कैसे जीवन जी सकता है उसका ज्ञान देती है। और यह हरिद्वार की धरती तो ध्यान योग की धरती जो दुनिया में आज एक नया संदेश पहुंचा रहा है। और इसीलिए ध्यान योग की इस धरती के अंदर हमें आने वाले समय के अंदर अगर दुनिया तक भारत की संस्कृति, ज्ञान, तपस्या, विद्वानों की परंपरा, उनका दिया गया ज्ञान अगर पहुंचाना है तो एआई के अलावा कोई उपयोग नहीं है। और इसीलिए एआई का उपयोग करते हुए हम किस तरीके से नैतिक चीजों को समाज में पहुंचा सकते हैं, इसका अगर सबसे बड़ा उपयोग आज की तारीख में दुनिया में है
तो वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है। अगर हम कहेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से अगर हम आध्यात्मिक धर्म संस्कृति को दूर पहुंचाएंगे तो हमारी धर्म संस्कृति आध्यात्मिक ज्ञान, हमारा वैदिक, हमारा योग संस्कृति कैसे पहुंचेंगे। मैं चिन्मय पांडे जी को कहना चाहता हूं, कितना विजन है उनका विजन अद्भुत है और इस अद्भुत विजन के कारण ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी है जिसमें देश और दुनिया के लोग आए हैं। और देश दुनिया के अंदर आप देखते होंगे कि जब भी मन शांति, तन शांति, जीवन शांति के लिए आते हैं तो गंगा किनारे हरिद्वार की धरती पर आते हैं और वो संदेश फिर दुनिया में पहुंचाते हैं। इसलिए जब व्यक्ति के मानव जीवन के अंदर एआई का तेजी से प्रभाव बढ़ रहा है, हम इसको रोक नहीं सकते, क्योंकि भारत ने हमेशा विज्ञान आध्यात्मिक को जोड़कर हमारी संस्कृति को दिया है। हम विज्ञान को और धर्म आध्यात्मिक को हमने कभी अलग नहीं किया। विज्ञान और धर्म आध्यात्मिक हम एक साथ लेकर चले हैं और इसीलिए एआई के बढ़ते प्रभाव के समय हमें इसको आध्यात्मिक ज्ञान के सहायक के रूप में लेना चाहिए, ताकि समाज जीवन के अंदर एक अच्छी ज्ञान परंपरा जाए, अच्छी धर्म संस्कृति की परंपरा जाए, वैदिक ज्ञान जाए, हमारे साधु संतों की जो उस समय की उन्होंने जो आज के वर्तमान में रिसर्च कहते उस समय उनका अध्ययन वो जाए, और किस समय कैसे वर्षों पुराना उन्होंने जो ज्ञान दिया था, जो संदेश दिया था, आज लगता है यथार्थ है। आज लगता है कि कितनी अद्भुत उनकी शक्ति होगी कि उस शक्ति के ज्ञान का लगता है कि आज वर्तमान में अगर हम भगवान राम के जीवन को जीने की, रामायण को पढ़े तो मैं लगे आदर्श जीवन इससे अच्छा नहीं हो सकता। भगवत गीता को पढ़े तो कर्म का ज्ञान, वेद विज्ञान उपनिषद को पढ़े तो हमें लगता है कि आज जीवन में यही सत्यार्थ है। और इसको अगर हमें नैतिकता से और मानवता की समानता से पहुंचाना है तो हमें एआई का निश्चित रूप से उपयोग करने की आवश्यकता है। और इसीलिए ये सही कहा, ये चुनौती जरूर है, लेकिन चुनौतियों के अंदर ही समाधान है और चुनौतियों के अंदर ही संभावना है। और इसीलिए चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियों को हम अवसर के रूप में लें और किस तरीके से हमारे दृष्टिकोण, भारतीय दृष्टिकोण, विचार को दुनिया तक पहुंचाने का काम करें, इसका उपयोग निश्चित रूप से हमें लेने की आवश्यकता है। इसलिए विश्व समुदाय का अगर कल्याण करना है, विश्व समुदाय के जीवन के अंदर आध्यात्मिक और संस्कृति से उनके जीवन की दिशा को बदलना है, तो हमें निश्चित रूप से एआई का उपयोग करना चाहिए, ताकि लोग उसको मार्गदर्शक की भूमिका के अंदर लें। और एआई के अंदर सब चीजें हैं, उन सब चीजों में अगर हम अच्छी ज्ञान परंपराएं, अच्छी विशिष्ट हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारे विचार, वेद विज्ञान, मनोविज्ञान को डालेंगे तो दुनिया उसको देखेगी, क्योंकि वो तो एक तरीके से डाटा विश्लेषण है। जितना डाटा आप बेहतर डालोगे, दुनिया जब सर्च करेगी तो दुनिया को मन, तन मन से शांति की आवश्यकता होगी तो भारतीय संस्कृति की ओर जाएगी, और भारतीय संस्कृति जाएगा तो उसको लगेगा कि मुझे तन मन शरीर के इस अवसाद से अगर मुक्ति मिलनी है तो भारतीय ज्ञान परंपरा और नैतिक मूल्यों की ओर बढ़ना चाहिए। और भारत के अंदर, भारत की संस्कृति के अंदर नैतिक मूल्य हमारी सामर्थ्य रही है। हमारा धर्म, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान हमेशा नैतिकता और सत्य की ओर ले जाता है, और इसीलिए नैतिकता, सत्यता दुनिया में जाना चाहिए। दुनिया के हर व्यक्ति को नैतिकता, सत्य, अच्छा धर्म, संस्कृति दुनिया में जाना चाहिए। इसके लिए एआई का उपयोग करना चाहिए,
ये आज की आवश्यकता है। और इसीलिए भारत के अंदर जो श्रेष्ठ मूल्यों की सशक्त परंपरा रही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, समस्त विश्व को हमने अपना परिवार माना है। और निश्चित रूप से इस नाते हमारी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम AI के माध्यम से भारत की संस्कृति ज्ञान को दुनिया में पहुंचाएं, ताकि सर्वे भवन्तु सुखिनः सारा विश्व एक परिवार के रूप में काम करे। आज जब अशांति का समय हो, उस समय शांति और स्थिरता के लिए हमें हमारे ज्ञान परंपरा को दुनिया में पहुंचाना होगा। हमने हमेशा शांति की बात की है, हमने हमेशा सत्य की बात की है, हमने हमेशा नैतिकता की बात की है। और ये सब मूल्य, अगर सनातन मूल्य को अगर ठीक से पहुंचाना है तो हमें ठीक से AI का उपयोग करना पड़ेगा। और इसीलिए भारत का अतीत बहुत समृद्ध, गौरवशाली, वैदिक परंपराओं, आध्यात्मिक परंपराओं से पोषित रहा है। और मुझे आशा है कि हम सब इस नवाचार प्रौद्योगिकी के युग में हम इसका ठीक से उपयोग करेंगे और आने वाली पीढ़ी को अच्छे शस्त्र और शास्त्रों के बारे में ज्ञान देंगे, ताकि उनके जीवन में एक नैतिकता है और उसकी भागीदारी हो। इसलिए वैश्विक सहभागिता के अंदर भारत की आध्यात्मिक चेतना पहुंचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। विचार विमर्श करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि संसद के अंदर भी हम जितनी अच्छी चर्चा संवाद करते हैं, जितनी तर्क से चर्चा करते हैं, उतना ही हमारा लोकतंत्र सशक्त और मजबूत होता है। मुझे आशा है कि हमको भारत की ज्ञान परंपराओं को और तेजी से पहुंचाने के लिए AI का अधिकतम उपयोग करना चाहिए, ताकि हम हमारी ज्ञान परंपराओं, हमारी समृद्ध पद्धतियों, हमारी योग विज्ञान और हमारे अद्भुत ग्रंथों को दुनिया तक पहुंचा सके, ताकि एक नैतिकतापूर्ण, एक सत्य पर आधारित एक समाज विश्व का तैयार हो, जिसमें नैतिकता हो, सत्य हो और ज्ञान परंपरा हो और समाज के कल्याण का भाव हो, सबके कल्याण का भाव हो, सबकी सुखिन का भाव हो, सबके स्वस्थ के भाव हो। जो सबके कल्याण का भाव अगर किसी में है तो भारत की आध्यात्मिक धर्म और संस्कृति के अंदर है। और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम AI के उपयोग से विश्व की शांति के अंदर भारतीय आध्यात्मिक ज्ञान संस्कृति और ज्ञान परंपरा पहुंचाएंगे। हमारे नालंदा के वाइस चांसलर भी यहाँ बैठे हैं। नालंदा हमेशा शिक्षा आध्यात्मिक का केंद्र रहा है। दुनिया के अंदर नालंदा के जो ज्ञान परंपरा है वह दुनिया के अंदर हमेशा ज्ञान परंपराओं को पहुंचाने का काम करती थी। आने वाले समय में देव संस्कृति विश्वविद्यालय इसी तरीके की वैदिक ज्ञान परंपराओं, अच्छे नैतिक मूल्यों को दुनिया में पहुंचाएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीधी तस्वीरें देख रहे थे उत्तराखंड के देव संस्कृति विश्वविद्यालय से, जहां पे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि किस तरीके से जो विश्वविद्यालय हैं और उनकी भूमिका है वो ज्ञान परंपरा को न सिर्फ देश बल्कि दुनिया में और भारतीय संस्कृति और परंपरा को, उसकी लौकिकता को दुनिया भर में प्रकाशित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। आइए आगे बढ़ेंगे। भारतीय रेलवे ने रिजर्वेशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने और आम यात्रियों तक इसका लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से बड़ा कदम उठाया है। रेलवे मंत्रालय ने घोषणा की है कि आरक्षित सामान्य टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार प्रमाणित उपयोगकर्ताओं के लिए ही उपलब्ध होंगी। 1 अक्टूबर 2025 से IRCTC पर टिकट बुकिंग के पहले 15 मिनट केवल आधार प्रमाणित यात्रियों के लिए उपलब्ध होंगी। ये नियम ऑनलाइन टिकटिंग में लागू होगा, जबकि रेलवे काउंटर और अधिकृत एजेंटों के लिए मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी। प्रतिदिन जब सामान्य आरक्षण खुलता है तो शुरुआती 15 मिनट तक केवल वे यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिन्होंने अपना आधार सत्यापित किया है। इस व्यवस्था का उद्देश्य उन दलालों और अवैध एजेंटों को रोकना है जो सॉफ्टवेयर और अन्य तकनीकों का दुरुपयोग करके बड़ी संख्या में टिकट बुक कर लेते हैं और बाद में ऊंचे दाम पर इसे बेचते हैं। रेलवे ने स्पष्ट किया कि कंप्यूटरीकृत PRS काउंटरों पर टिकट बुकिंग की मौजूदा समय सारणी में कोई बदलाव नहीं होगा। यात्री पहले की तरह काउंटर से आरक्षण करा सकते हैं। इसके अलावा अधिकृत एजेंटों के लिए 10 मिनट की बुकिंग प्रतिबंध भी पहले की तरह लागू होगा, यानी आरक्षण खुलने के शुरुआती 10 मिनट तक कोई भी अधिकृत एजेंट टिकट बुक नहीं कर सकेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन उन्होंने किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए सशस्त्र बलों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से निपटने के लिए अधिक संयुक्तता, आत्मनिर्भरता और नवाचार हेतु ठोस उपाय तेजी के साथ लागू करने के निर्देश दिए। 2 वर्षों में एक बार आयोजित होने वाला ये सम्मेलन सशस्त्र बलों का सर्वोच्च स्तरीय विचार मंथन मंच है। देश भर में ड्रग्स के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की ओर कदम बढ़ाते हुए केंद्रीय सरकार एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन के दौरान गृह मंत्री एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट 2024 का विमोचन करेंगे। इसके साथ ही एक बड़ी डिजिटल पहल ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस अभियान के तहत जब्त की गई नशीली दवाओं को वैज्ञानिक ढंग से नष्ट किया जा सकेगा और इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी नारकोटिक्स विभाग के प्रमुख और सरकारी विभागों के हितधारक शामिल होंगे। झारखंड में सुरक्षा बलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है। आए दिन नक्सलियों पर सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है, तो वहीं एक बार फिर से हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच जारी मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली सहदेव सोरेन मारा गया। कोबरा बटालियन गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की संयुक्त टीम के साथ हुई मुठभेड़ में इसे मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों ने 2 अन्य इनामी नक्सलियों कमांडर रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गंजू उर्फ रामखिलावन को मार गिराया है। इस नक्सली विरोधी अभियान के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र में से नक्सलवाद पूरी तरह से उसका सफाया हो गया। हजारीबाग पुलिस और पूरे झारखंड पुलिस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि का दिन है। हजारीबाग जिले में गोरहर जो थाना क्षेत्र है हमारा, इस गांव में आज अर्ली मॉर्निंग में एक नक्सल ऑफ हम लोगों ने कैरी किया। हजारीबाग पुलिस और कोबरा के द्वारा किया गया, कोबरा 209 के द्वारा। जो 3 नक्सली मारे गए हैं। एक परवेश है जो सीसी मेंबर है, 1 करोड़ का इनामी है। दूसरा बिरसेन है जो सैक मेंबर है, 25 लाख का इनामी है। और तीसरा जो 10 लाख का इनामी है, सब जोनल है। तीनों मारे गए हैं और 3 AK-47 हमें रिकवर हुआ है। भारी मात्रा में गोली भी मिला है। अन्य भी नक्सल से जुड़ा हुआ दस्तावेज और डॉक्यूमेंट टेक्निकल सब कुछ मिला है। तो अभी हमारी टीम और आगे कार्रवाई कर रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में एक एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिलने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की सराहना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर अपनी एक पोस्ट में कहा कि आज झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की ज्वाइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में कामयाबी मिली। इस अभियान में 1 करोड़ का इनामी कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढेर कर दिया गया। साथ ही 2 अन्य इनामी नक्सलियों रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गंजू उर्फ रामखिलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र में नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया। जल्द पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को 8वें पोषण माह के साथ 16 दिवसीय राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य शिविर स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के तहत 1 लाख से अधिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं। इससे जुड़ी जानकारी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। जब सेहतमंद होगी हर नारी, तभी संपूर्ण होगी विकसित भारत की तैयारी। माताओं, बहनों, बेटियों, उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला, पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है। एक बेटी का सामर्थ्य, उसकी शिक्षा, उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं, समाज की, राष्ट्र की दिशा तय करती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुरू हो रहा है देशव्यापी सघन अभियान स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, जिसके तहत देश भर में स्वास्थ्य शिविर लगाए जाएंगे।
साथ ही महिलाओं और बच्चों के पोषण को इस मुहिम से जोड़ते हुए 8वें पोषण माह की भी हो रही है शुरुआत और प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन करने के लिए चलाई जाएगी विशेष पंजीकरण मुहिम। अधिक जानकारी के लिए करें अपने नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, यही है विकसित भारत का आधार।